इफ सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है, देन देर आर 3 केसेस। मान लीजिए मेरे को एक एरे लिया मैंने और ये बोल दिया कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो दैट एलिमेंट may exist on first position or element is existing on the last position or in between first and last. Suppose the element is 2, 5, 9, 1, 3, 7, 6, 8. If I am searching 2, available at first position. If I am searching 8, available at last position. If the element is existing in between first and last position, then I will tell you this is the average case. So I have discussed best case, worst case and average case analysis of linear search. So now I think everyone can easily understand what's the meaning of best case, worst case and average case. देखिए दूसरी बात हम कर रहे थे, अगर सर्च अनसक्सेसफुल हो, अगर सर्च अनसक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल का मीन्स क्या हुआ? Suppose I am searching 18 and 18 is not available in this given array A. So this is the example of unsuccessful. 18 is not available at this position, 18 is not available at this position, not at this position. So I have to search each and every element of the array and compare. I have to compare this 18 with each and every element of the array, and element is not existing into the given array. So it means search is unsuccessful. So whether if search is unsuccessful, then these 3 cases will exist or not. ये तीनों केस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सर्च सक्सेसफुल नहीं है तो इसका मतलब है दैट इज वेरी मच क्लियर, फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है ही नहीं। जब वो लास्ट तक एलिमेंट नहीं मिलेगा तभी तो बोलेंगे अनसक्सेसफुल। तो जब लास्ट तक एलिमेंट नहीं मिलेगा इसका फर्स्ट पे मिलने की संभावना 0% है ही नहीं, तो इसके बीच में भी अवेलेबल नहीं है, तो एवरेज केस में भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब लास्ट तक हमें कंपेयर तो करना ही पड़ेगा पर लास्ट में भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कंपैरिजन हर केस में कितने होंगे? अगर मैं बात करूं बेस्ट केस की, वर्स्ट केस की या एवरेज केस की, तीनों ही केसों में मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कंपेयर द सर्चिंग एलिमेंट, सपोज दैट इज की, फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन। इट मींस अगर देयर आर n एलिमेंट इन द एरे तो मुझे n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? n। क्लियर? तो बेस्ट केस हो, बेस्ट केस तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है ही नहीं डेटा। तो कंपैरिजन कितने हुए? तो अभी n हुए। तो इस केस में भी O ऑफ n और थीटा ऑफ n और ओमेगा ऑफ n। दूसरा केस वर्स्ट केस लास्ट में आता है तो n कंपैरिजन हम करते ही थे और यहाँ भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ O ऑफ n से कम तो होने का मतलब ही नहीं है, सेम पोजीशन रहेगी। एवरेज केस में भी सेम पोजीशन रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब सभी केसों में अगर हम बात करें, अगर अनसक्सेसफुल सर्च है लीनियर सर्च में तो Tn कितना होगा? O ऑफ। चलिए अब हम आगे थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा मेन टॉपिक है, अभी तक हमने जो एनालिसिस पढ़ी आप देख रहे होगे मैं यहाँ टर्म्स यूज करता हूँ, ओ, थीटा, ओमेगा, है ना, इस तरीके से मैं टर्म यूज करता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता होगा कि है क्या ये ओ, ओमेगा, थीटा की कहानी क्या है? हाँ जी। हेलो सर, यस अगर हमने 5 सर्च करा तो वो जी, हमारा बेस्ट केस माना जाएगा या फिर एवरेज? एवरेज माना जाएगा। एवरेज। हम्म, तो अगर सेकंड पर भी अगर हमको मिल गया तब भी वो एवरेज ही माना जाएगा? जी ओके। देखिए बेस्ट, एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने पूछा कि यस सर अगर एलिमेंट 5 हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज हमने यहाँ ये बनाया ना, ये ब्रैकेट, ये तो देखा होगा आपने, ये रेंज बना दी हमने। यस ये यस। सारे केसेस एक्चुअली एवरेज के हैं। अब इसमें बहुत डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं 5 को अगर सर्च कर रहे हैं तो दिस इज द बाउंड्री लेवल केस ऑफ बेस्ट केस। अब इफ सपोज आई एम सर्चिंग 5 तो कंपैरिजन कितने होंगे? 2 होंगे।
अगर मैं सर्च कर रहा हूँ 2 तो कंपेरिजन कितने होंगे, 1 होंगे। पर हमारी एनालिसिस में इन दोनों की वैल्यू बराबर है। इफ यू आर राइटिंग 1 और 2 और अप टू 100, क्लियर। जब हम एनालिसिस की बात यस। करते हैं, जब हम कहते हैं एनालिसिस, तो एनालिसिस में हमें जो देना होता है टाइम tn, वो देना होता है n की फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे। अभी यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं तो छोटे छोटे एग्जांपल हैं। कायदे में देखा जाए तो 8 वाला जो एलिमेंट है वो भी अगर हम लिखें O ऑफ 8, यहाँ पर लिखें 8 कंपेरिजन में डेटा मिल रहा है, 1 में मिल रहा है या 2 में मिल रहा है, तो आप देखेंगे ये तीनों ही केस हमारे लिए लगभग बराबर हैं। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये O ऑफ या थीटा ऑफ 1 की कैटेगरी में आएंगे। बात समझ आ रहा है। पर चूंकि हमें समझाना है तो ओ, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि साहब हम पहले वाले के इसको बेस्ट मान रहे हैं, इसको हम बेस्ट मान रहे हैं, इसको हम वर्स्ट मान रहे हैं। नंबर ऑफ कंपेरिजन हमारे टोटल, हम अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 यहाँ पर हैं या 6 हैं, कितने हैं, 8 हैं, हम इसको n मान रहे हैं। अब 1 के और 8 के बीच में जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जो भी सर्चिंग करेंगे, वो सब एवरेज के केस माने जाएंगे, ठीक है ना। ये जनरलाइज फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो हम n की फॉर्म में लिखते हैं, तब तब हमें क्लियर बताना पड़ेगा। तो बेस्ट केस वो केस है जो कि n पर डिपेंड नहीं करता। तो यानी अब 2 हुआ तो मतलब 2 को तो हम n मान सकते हैं ना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। अगर हम बात करें 2 यस और 5, तो ये भी एक स्मॉल एरे हुआ, जिसे स्टांस बोलते हैं एक्चुअली। तो इस स्टांस में मान लीजिए 2 2 और 5 है यहाँ पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम n इज इक्वल टू 2 मान रहे हैं, बहुत छोटा मान रहे हैं n। पर n जो होगा हजारों में होगा, लाखों में होगा, सैकड़ों में होगा। तो जब बड़ी संख्या हो जाएगी तब इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पर तो सिर्फ बेस्ट केस में भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो एनालिसिस में हम ओके। जब भी जवाब देंगे वो जनरलाइज फॉर्म में देंगे। तो मैंने आपको तीनों केस जो बताए हैं, अगर पहली पोजीशन पे डेटा मिल जाता है तो बेस्ट केस में इसको हम O ऑफ 1 ही लिखेंगे। पर अगर कोई व्यक्ति इसको सेकंड पोजीशन वाले को भी O ऑफ 2 लिख दे और कहे कि दिस इज द बेस्ट केस, तो गलत नहीं कह सकते उसको। समझ में आ रही है बात। ओके बट सर। बट इन जनरलाइजेशन फॉर्म दिस इज द पार्ट ऑफ एवरेज। कोई डाउट यहाँ तक। नो। अभी मैं जब आपको और एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब इस चीज को और डिस्कस करेंगे। अब जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, तो जैसा मैंने लोगों से सुना है कहते, आज इस चीज को भी अपन स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। कितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अभी तक, 27। देखिए भाई, आप अपनी क्लास में बार बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है वो बात अलग है, 1-2 स्टूडेंट के साथ, बाकी सब लोग क्लास अटेंड करें, है ना। और ये थोड़ा डार्क पेपर जो है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ना। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, आप साधारण टीचर बनने भी जाएंगे तो आपसे ये सब्जेक्ट ना पूछे कोई एक्सपर्ट, ये संभव ही नहीं। चलिए खैर, बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, बाद में ये सिलेबस निकलने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। क्लियर। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, आज हम कौन कौन सी नोटेशंस पढ़ेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वो नोटेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जनरलाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या चीज़ है, वो नोटेशंस हैं जिनकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। अब जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई, एन की फॉर्म हो गई। एन क्या हो गया, साइज ऑफ इनपुट हो गया। ठीक, सबसे पहले मैं जो इसमें कितने टाइप की होती हैं, एक नोटेशन होती है ओ नोटेशन। इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, ओ एच, ओ नोटेशन। बिग ओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिग ओ नोटेशन। सेकेंड वन इज ओमेगा, तो चलते हैं बिग ओमेगा
नोटेशन। क्लियर? तीसरा थीटा, तो थीटा में कुछ नहीं करना, थीटा नोटेशन। चौथी हो गई आपकी स्मॉल ओ नोटेशन। स्मॉल ओ नोटेशन एंड फिफ्थ वन हो गई स्मॉल ओमेगा। क्लियर? सो नाउ आई विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल, ये होती क्या है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं पहले जो बताना चाह रहा था, छूट जाएगी नहीं तो, जनरली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट हम करेंगे वो इन तीन केसों में ज़्यादा करेंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। तीनों ओ ओमेगा थीटा, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा में क्या डिफरेंस है, व्हेन वी यूज स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा, आई विल टेल यू इन डिटेल। बट कहीं भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ में लिखी है, कुछ लोग कहते हैं अगर ओ ऑफ एन लिखी है तो ये वर्स्ट केस है, ओमेगा ऑफ एन लिखी है तो ये बेस्ट केस है, थीटा है तो ये एवरेज केस है। ऐसा मैंने कुछ टीचरों को पढ़ाते हुए या लोगों स्टूडेंट्स को डिस्कस करते हुए सुना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, मैंने तीनों केसेस आपको लीनियर सर्च के अभी बताए हैं, तो आप चेक कर लेना। मेरे बेस्ट केस में भी मैं ओ ओमेगा थीटा लिख रहा था, मैंने इसीलिए लिखा था, मैंने वर्स्ट केस में भी लिखा था, मैंने एवरेज केस में भी लिखा था। यानी ओ ओमेगा थीटा से फर्क नहीं पड़ता कि ये बेस्ट केस है कि वर्स्ट केस है कि एवरेज केस। ये बात आप नोट कर लें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मैं जब इसको वन बाय वन लूँगा तो और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जो केस ले रहा हूँ वो मैं लूँगा साहब बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन इसको बोलते हैं, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, इसमें कुछ पॉइंट नोट करते जाइए। पहली बात, ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड होता क्या है, ये इंक्लूड करता है टाइट एंड लूज बोथ बाउंड्स। टाइट एंड लूज क्या होता है, मैं अभी एक ग्राफ बनाऊंगा उसे समझाऊंगा, अभी आप केवल सुनिए, ये अभी समझ में नहीं आएगा टाइट और इसका मतलब क्या है। दैट इंक्लूड्स टाइट, टाइट एंड लूज बोथ, है ना, बाउंड्स। आप लोग नोट करते जा रहे हैं साथ साथ। अब मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कब लिख सकता हूं इस चीज को, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ये केवल तभी लिख सकता हूं जब लार्ज वैल्यू ऑफ एन, यानी एन एक जो है दैट इज अ लार्ज वैल्यू। जैसा भी आपने क्वेश्चन पूछा था, एन इज अ लार्ज वैल्यू। अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना सर सेकंड वाला किस बेस्ट होगा, या इसको एवरेज में ही लेंगे। एन की जब बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे अपन तभी सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एंड जी एन, जो जी एन है इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ एन। जी एन इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन। देन ओ ऑफ जी ऑफ एन, ओ ऑफ जी ऑफ एन क्या है, दैट इज एफ ऑफ एन फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी, देयर इज n0 is greater than equal to 0, then fn can be written as less than equal to t into g of n। ये बात समझ में आई? अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो ऊपर कर दे रहा हूँ उसको।
तो अपर बाउंड, एक तो टाइट बाउंड हो गया, ये तो थ्योरेटिकल याद रख लेंगे आप। अपर बाउंड का मतलब होगा टाइट है और लूज, दोनों को कंट्रोल करता है। Fn is equal to O of G of n. N is a very large value and Gn is the upper bound of f of n. Then O of G of n, Fn is equal to the Fn for some positive constant C, and if and only if there exists a positive constant n0 which is greater than equal to 0. तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये कैसे काम करता है अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा इसको। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे इसमें। अच्छा, एक की कंडीशन और लिख लीजिए। एक तो आपको देखो ये याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि एक तो इसको आप रेक्टेंगल में क्लोज करो, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार। Fn is less than equal to C into G of n. There exists a positive constant C and n0 is greater than equal to 0, ये याद करना। दूसरा एक केस और ले लेते हैं, if limit n tends to infinity f of n upon g of n is less than small a। स्मॉल a क्या है? ये स्मॉल a है, इसे अल्फा मत समझ लेना। ये है स्मॉल a, ठीक है। देन Fn is equal to O of G of n। ये अगर कंडीशन लाई करती है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Fn अपॉन Gn इज लेस देन a, क्लियर। एंड देन वी कैन राइट Fn is equal to O of G of n and a is equal to some positive constant। अब एक एग्जांपल लेके इस बात को अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साथ साथ नोट करते जाइएगा, अगर छूट रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक है। चलिए अब नाउ लेट एन एग्जांपल दैट इज Fn is equal to 3n plus something। Suppose let Fn Fn is equal to 3n plus 5। सपोज हमारे सामने ये केस है, एक फंक्शन दिया हुआ है Fn is equal to 3n plus 5। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको ग्राफ में कहीं इसका चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे? Fn को y मान लोगे, n की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, ऐसे करके अपन वैल्यू निकालेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में x y कोऑर्डिनेटर लेके इसमें वैल्यूज ऐसे करके रख देंगे, तो एक ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी आएगा ये ऐसा आएगा, ठीक। तो उस ग्राफ को अभी मैं बाद में समझाऊंगा। चलिए अब हमने क्या कहा था अभी, Fn लेस देन इक्वल टू C इंटू जी ऑफ एन। अगर मैं इसको मान लूँ Fn मेरा यही है 3n plus 5 लेस देन इक्वल टू C इंटू जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन मुझे निकालना है, सी मुझे निकालना है और n0 निकालना है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि यस इट इज द केस ऑफ O ऑफ जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन क्या है? अब सीधी सी बात है कि 3n plus 5 को इक्वेशन दी हुई है। अगर हम इसको देखें तो लीडिंग टर्म कौन सी है? 3n। 5 तो कांस्टेंट है, तो हमने आपको पहले भी बताया 5 कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या रह जाएगा? 3n। 3n में n का कोफिशिएंट जो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट एंड सपोज 3 इज वेरी 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 लेसर देन n, देन वी कैन से 3 इज आल्सो इग्नोरेबल, दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो क्या बचेगा? n। तो लीडिंग टर्म जो होगी, यानी जो लीडिंग टर्म है दैट इज n। इसका मतलब जो g ऑफ n होगा वो क्या होगा? n होगा। एक तो ये तरीका है इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसका मान लीजिए कोई फंक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए इसको प्रूव करें जैसे अपन, तो हम ये मान लेते हैं सी इंटू जेन लेट
लेट c इज इक्वल टू 4 मान लिया, तो 3n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू g ऑफ n, दैट इज n। अब मैंने आपसे पहले ही कहा देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये जो c है ये सम पॉजिटिव कांस्टेंट का पार्ट है। मतलब मैंने 4 माना, दूसरे स्टूडेंट ने 5 मान लिया, तीसरे ने कुछ और मान लिया, 1 मान लिया, सबके आंसर अलग अलग आएंगे, फिक्स किसी का आंसर नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा किसी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, सबका अपना जो एज्यूम कर लोगे आप। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया c इज इक्वल टू 4, तो 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू n। अब इसको प्रूव करना होता है तो क्या करें, n इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 यहाँ रखा, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 4। बताइए 8 इज लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स, यानी हमने जो अजम्पशन लिया वो गलत हो गया। अब n इज इक्वल टू 2 रखा, कितना आया 6 प्लस 5 दैट इज 11 इज लेस देन इक्वल टू 8। 4 इंटू 2, n के लिए 2 रखी तो कितना हो गया 8। 11 इज नॉट लेस देन 8, 11 इज ग्रेटर देन 8, इट इज ऑल्सो फॉल्स। 3 रखा, 9 प्लस 5 14 लेस देन इक्वल टू 12, फॉल्स। सारे केस फॉल्स हो रहे हैं। आगे देखते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो कितना आया 4 पर 12 और 5 17 लेस देन इक्वल टू 16। 17 इज लेस देन इक्वल टू 16, नो, फॉल्स। आगे चलते हैं, n इज इक्वल टू 5, 5 रखेंगे तो 5 3 15 प्लस 5 20 इज लेस देन इक्वल टू, लेस नहीं है पर इक्वलिटी प्रूव हो गई, दिस इज ट्रू। क्लियर? आगे एक और चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 6, तो कितना हुआ 18 23 लेस देन इक्वल टू 24। यस एग्जैक्टली, इट इज लेस देन 23 इज लेस देन 24, ट्रू। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक जितनी भी इनइक्वलिटी थी सब वैल्यू पर फॉल्स हुई। हमने क्या लिया था, t इज इक्वल टू 4 और इनइक्वलिटी n हमने c लिया था 4, और इनइक्वलिटी में n कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, c तो हमने ले लिया, दैट इज फिक्स, एज्यूम कर लिया। n 0 हमें ढूंढना है, तो हमारी कंडीशन क्या थी, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही था ना। इनइक्वलिटी चेक करिए, n 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब n 0 कितना आया, जहां से सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ये फॉल्स, तो n 0 कितना आया 5, तो n 0 हमारे केस में कितना आ गया 5। c कितना आया, c तो हमने एज्यूम किया था। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट c कुछ और एज्यूम कर ले तो उसका n 0 अलग आएगा। इट मीन्स अगर दो पॉजिटिव कांस्टेंट यानी c और n 0, हमारी जो गिवन इक्वेशन जो हमने दी थी दिस वन 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू n, ये जो हमने माना, अगर इस इक्वेशन को fn इज इक्वल टू 3n प्लस 5 को हम लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू o ऑफ n लिख सकते हैं। ये बिग ओ नोटेशन का पहला एग्जांपल समझ में आया, क्योंकि हमारे पास c कितना है 4 हमने एज्यूम किया, एंड n 0 कितना है 5। बताइए पहला एग्जांपल कितने लोगों को समझ में आया? तो मैं आगे चलूं, हाँ सर क्वेश्चन n0 इज इक्वल्स टू 5 तक तो समझ आया, लेकिन है, n जस्ट n0 इज मिनट, इक्वल्स टू 5 तक जो बोलिए बोलिए, आप आवाज नहीं आ रही सबकी। n0 इज इक्वल्स टू 5 तक तो समझ आया एग्जाम्पल, हम्म बट tn इज इक्वल्स टू o ऑफ n कैसे रख दिया? बिग ओ नोटेशन है तो tn इज इक्वल्स टू o ऑफ n हो गया, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपने जो पहले मैंने बताया उस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा बिग ओ नोटेशन, पहला क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे,
इट्स द अपर बाउंड। अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बाउंड तो आपको बोल ही नहीं रहा अभी, है ना। इसको समझने का थोड़ा ट्रिकी है, ग्राफ बना के समझाऊंगा। एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन। मैं लिख रहा हूँ एफ एन को, यानी एफ एन मुझे गिवन होगा, मैं ओ ऑफ जी ऑफ एन तभी लिख सकता हूँ जब एन हमारा एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो। तो ये तो हम लार्ज लेके तो एग्जाम्पल कर नहीं पाएंगे, हम छोटा एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, एन को जनरलाइज मान के चल रहे हैं। तो एफ एन इज अपर बाउंड ऑफ एफ एन, ये भी समझाऊंगा अभी। अब ओ ऑफ जी ऑफ एन अगर रख रहे हो आप, एफ एन के एफ एन में लीडिंग टर्म निकाल ली, तो इसकी लीडिंग टर्म क्या आएगी, इक्वेशन की 3n+5 की लीडिंग टर्म क्या आएगी, n। यस और नो? यस। अब लीडिंग टर्म आप n लिखोगे, एक सेकंड, अगर आप लीडिंग टर्म लिखोगे n, तो ये कह रहा है कि एफ एन, अगर आप ओ ऑफ जी ऑफ एन लिखोगे तो देयर और सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी, सम पॉजिटिव मतलब एक ग्रुप है पॉजिटिव कांस्टेंट, उनमें से एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। तो हमने वो मान लिया 4 सी, ठीक है। दूसरा दूसरा केस क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट आल्सो n0 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक पॉजिटिव कांस्टेंट ये होना चाहिए n0 और एक होना चाहिए c। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप एफ एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन लिख सकते हो। अगर हम इसको और जनरलाइज करें यहीं पर, तो हम क्या करेंगे, एफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन भी लिख देंगे। और जी ऑफ एन क्या था, वो हमने निकाला था एन। तो इसका मतलब सी को हमने इसमें जब इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज की, मतलब कहने का क्या मतलब है, ऊपर जो जो लिख रहे हैं इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। ये वाली चीज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं और अगर इसको हम खोलते हैं तो इसकी फॉर्म क्या बनती है, ये ऊपर वाली फॉर्म बनती है, क्या बनती है, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। तो इसका मतलब जब हम ऐसे लिख रहे हैं टी एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन, इसका मतलब है कि इस तरीके से लिखेंगे सी इंटू जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन तो हमें दिख रहा है एन है, सी हमें पता होना चाहिए, पता एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रहा है 4। और कहाँ से सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन, वो होगी n0 से। तो n0 कितना आया, 5। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं होगा। अभी मैं ग्राफ बना के समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। यस सर। यस। चलिए चलिए, अभी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, अभी मैं ग्राफ बनाता हूँ। अब ग्राफ थोड़ा समझ लें क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से इसका टाइम आउट हो रहा है, तो रिकनेक्ट करेंगे। अभी इसको पूरा करूंगा आज मैं असिम्प्टोटिक नोटेशन को। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इनपुट साइज, इनपुट दैट इज n, और यहाँ ले रहा हूँ टाइम ऑब्लिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ में जनरल ले रहा हूं, एक एफ ऑफ एन ले रहा हूं, ये मैं एफ ऑफ एन बोल रहा हूँ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एफ ऑफ एन कोई फंक्शन हो सकता है, सपोज एफ ऑफ एन मैं वही ले ले रहा हूँ जो मैंने लिया है अभी। क्या था हमारा एफ ऑफ एन, 3n+ कितना था, 3n+5। 3n+5 था। मान लीजिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाने को बोलूँ तो ऐसी कोई लाइन आएगी, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं अपन। मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे ये एफ ऑफ एन है यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ पर एन है। एन इज इक्वल टू 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, फिर 2 पर कितनी आ रही है, फिर 3 पर कितनी आ रही है। एन इज इक्वल टू 1 पर कितनी आ रही है, 1, 8। तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 8, तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा इस जगह पर, है ना। हमने तो ग्राफ अंदाज से लिया है। फिर 2 लेंगे तो 6 और 5 11, तो 11 यहाँ कहीं बनेगा। ऐसे करके पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ पॉइंट बनेंगे। तो तब ये एफ ऑफ एन है, तो उसको हम जो मिलाएंगे, अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो मिला हुआ है, ये जो लाइन हमने मिलाई है, ये मान लें या ये मान लें, कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं है उससे। ये हमारा एफ ऑफ एन है, ठीक है। उस पुराने वाले को हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये हमारा एफ ऑफ एन बन गया।
अब हम कह रहे हैं ये एफ ऑफ एन कैसे पता चलेगा? टाइट बाउंड है, लूज बाउंड है, अपर बाउंड है, अपर लोअर या अपर या लूज है ना, टाइट बाउंड, इसका क्या मतलब है? लोअर बाउंड है कि अपर बाउंड है, तो ये समझना है हमें। अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड। तीन केस हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ये अपर बाउंड अगर है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ओ से। लोअर बाउंड है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ओमेगा से। टाइट बाउंड है तो रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। कुछ कुछ आइडिया आपको आ रहा होगा। अब इनमें डिफरेंस समझ में आने लगेगा, ये डिफरेंस एक्चुअली है क्या। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एफ ऑफ एन है ना, अब हमने क्या लिया था, सी इंटू जी ऑफ एन। हमने क्या लिया था, सी इंटू जी एन। तो हमने एक ग्राफ मान लीजिए दूसरा बनाया इस तरीके से, इसको हम बोल रहे हैं सी इंटू जी ऑफ एन। तो अब ये एफ ऑफ एन से कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ। यानी एफ ऑफ एन से ऊपर की तरफ ये एरो जा रहा है, देख रहे हैं आप। कौन सा एरिया है, अपर बाउंड। यानी केस किसका हुआ, अपर बाउंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। बात समझ में आई। अब नीचे नहीं जा सकता, इसकी गारंटी तो है नहीं, नीचे तो कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। हो सकता है यहाँ कहीं हो, पर लास्ट तक ना जाए, हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारा फंक्शन था थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, फिर इस ग्राफ को फिर डिस्कस करेंगे दोबारा। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था 3n+5, एफ एन इक्वल टू 3n+5। क्लियर। अब मैं बोलूँ कि इसके लिए कौन कौन से केस एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं बोलूँ एक तो ओ ऑफ एन, ये तो हमने ले लिया था, आंसर आ ही रहा है ओ ऑफ एन। ठीक है, ये तो टाइट हो गया ना, ये तो टाइट है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। पर अगर हम बात करें तो क्या ओ ऑफ एन स्क्वायर भी इसका केस होगा, क्या ओ ऑफ एन की पावर 2-1 इसका केस होगा, क्या ओ ऑफ एन की पावर 2.5, 2.1 का 2.1 इसका केस होगा। बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पावर को। ओ ऑफ 2 की पावर सॉरी एन की पावर क्यूब होगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो क्या ये सारे केसेस का एग्जिस्ट करेंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एफ ऑफ एन है वो इन सब के लिए ट्रू है, यानी इट्स अपर बाउंड। यानी एफ ऑफ एन हम कैसे लिखते हैं, हम एफ ऑफ एन कैसे लिखते हैं, 3n+5 शुड बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। अब जी ऑफ एन आपका क्या क्या हो सकता है, तो ये सारे जी ऑफ एन है। ओ ऑफ एन पे हम चेक करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टाइट बाउंड है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर ले लूं तो क्या ये नहीं करेगा, सी इंटू एन स्क्वायर करेगा, क्योंकि ये लोअर बाउंड है। सॉरी, ये आपका 3n+5 जो है लेस देन इक्वल टू ऑफ दिस वैल्यू है। तो मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, आप इसे प्रूव करके भी दिखा सकते हो। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा, 3+5। मान लीजिए मैं सी को दोबारा से 4 ही मान लेता हूँ लेट, तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 1 के लिए तो 1 ही आएगा। तो n=1 के लिए कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3+5 8 इज लेस देन इक्वल टू 4 × 1 दैट इज 4। ये तो फॉल्स हो गया। अब n=2 लिया, 2 लिया तो क्या आया, 6+5 11 इज लेस देन इक्वल टू 4 × अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर ट्रू हो गया, अब जल्दी ट्रू हो गया, कोई बात नहीं। यानी
c इज इक्वल टू 4 पर n0 कितना हो गया, इस वाले केस में 2 हो गया। यानी हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। सारा चेक करके देखिए तो आप देखोगे इन जनरल कि fn कैन बी रिटन एज o ऑफ n की पावर k, क्लियर, एंड k इज any greater than equal to, that is any positive integer greater than equal to 1, क्लियर। 1 पे तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, यहाँ पावर 1 मान लो, ठीक। 2 पर हमने करके दिखा दिया, 2.1 पर, इस पे हो गया। इसका मतलब अब ग्राफ समझ में आपको आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं c इंटू जी ऑफ एन लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा f ऑफ n है, ठीक, ये वाला जो ग्राफ है ये f ऑफ n है,